गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को लीनियर प्रोग्रामिंग में सिंप्लेक्स मेथड और उसमें हमारी प्रॉब्लम होगी मिनिमाइजेशन। इसके पहले के वीडियो में हमने मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम को देखा था और आज के वीडियो में हम मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम को देख रहे हैं। देखिएगा, सवाल करने का तरीका वही रहेगा, लेकिन जो बड़े बड़े चेंजेज है वो क्या है मैक्सिमाइजेशन की तुलना में, इन कंपैरिजन टू मैक्सिमाइजेशन। यहाँ पर क्या क्या चेंज है। तो सबसे महत्वपूर्ण तो एक जो चेंज है वो तुम्हें अगर ध्यान में हो तो जब हम की कॉलम सेलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में, किसके मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में हम उस कॉलम को लेते हैं जिसका Cj माइनस Zj की वैल्यू सबसे लार्जर हो, पॉजिटिव में Cj माइनस Zj सबसे बड़ा हो पॉजिटिव में, ठीक है। और ऑप्टिमम सॉल्यूशन हमारा उस केस में आता है जब सारे के सारे Cj माइनस Zj जीरो या नेगेटिव आ जाए। जब ये स्थिति आ जाती है तो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है। मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम जब हम लेंगे तो की कॉलम जब हम सेलेक्ट करेंगे तो जिसका Cj माइनस Zj नेगेटिव में सबसे बड़ा होगा उसको की कॉलम कहेंगे। कौन सा होगा की कॉलम हमारा? जिसका Cj माइनस Zj नेगेटिव में सबसे बड़ा होगा। रेशो निकालने का तरीका सेम रहेगा। रेशो कैसे निकालते थे? क्वांटिटी में हम की कॉलम की जो वैल्यू होती थी उसका भाग लगाते थे। रेशो कैसे निकालते थे? क्वांटिटी में की कॉलम की वैल्यू का भाग लगा के। और की रो निकालने का तरीका भी वही रहेगा। की रो में हम क्या करते थे? जिस रो का रेशो छोटा है पॉजिटिव में, जिस रो का रेशो छोटा है पॉजिटिव में, वो की रो होती थी। तो आपने देखा कि मैक्सिमाइजेशन की तुलना में मिनिमाइजेशन में क्या परिवर्तन होगा, चेंज होगा, ठीक है। ये मिनिमाइजेशन या मैक्सिमाइजेशन में तो की कॉलम के समय और कब ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा उस समय ध्यान रखने की बात होती है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो आपके कंस्ट्रेंट्स जो दिए हुए हैं
प्रतिबंध जो दिए हुए हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि जो कंस्टेंट्स दिए हुए हैं वो लेस देन और इक्वल टू है या मोर देन और इक्वल टू है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये ध्यान रखना। तो अब मैं आपको मिनिमाइजेशन की एक प्रॉब्लम लिखवाता हूं जिसको हम हल करेंगे। तो ये जो कंस्टेंट्स है इसको देखिएगा, मैंने बताया, और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में क्या क्या स्टेप्स लेंगे ये आपको मैं सवाल के साथ में ही बता रहा हूं। अब आप देखिएगा, आपके सामने जो सवाल दिया हुआ है वो है मिनी जेड बराबर x1 प्लस x2। तो इसको तो हमें सॉल्व करना है, ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। लेकिन जो कंस्टेंट्स दिए हुए हैं, प्रतिबंध, वो आज दिए हुए हैं मोर देन और इक्वल टू में। जो पिछले साल बताया था मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम में, उसमें कंस्टेंट्स जो दिए हुए थे, प्रतिबंध जो थे, वो लेस देन और इक्वल टू में थे, और आज के सवाल में हमारे को मोर देन और इक्वल टू में दिए हुए हैं। तो मैं आपको एक एक स्टेप करके अब ये बताना चाहूँगा कि आगे कैसे बढ़ेंगे। तो पहली चीज़ जो हम देखेंगे सबसे पहले, वो जो कंस्टेंट्स है वो जो मोर देन और इक्वल टू में है, इसको हम समीकरण के रूप में, इक्वेशन के रूप में बदलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं कि इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में कैसे चेंज करेंगे, इन इक्वालिटी को इक्वालिटी में कैसे चेंज करेंगे। तो यदि ये कंस्टेंट्स लेस देन और इक्वल टू में थे तो हमने इधर लेफ्ट हैंड साइड में समीकरण बनाने के लिए स्लैक वेरिएबल जोड़ा था। लेकिन ये कंस्टेंट्स मोर देन इक्वल टू है, तो सबसे पहले हम इसको समीकरण में लेने के लिए सरप्लस वेरिएबल माइनस करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सरप्लस वेरिएबल माइनस करेंगे। तो ये जो कंस्टेंट्स है इसको हम समीकरण में बदलते हैं। तो पहला 2x1 प्लस x2, अब ये मोर देन इक्वल टू में है, इसलिए मैंने बताया माइनस सरप्लस वेरिएबल करेंगे। तो पहले में हमने सरप्लस वेरिएबल s1 को माइनस कर दिया और इक्वल टू 4, और दूसरे में x1 प्लस 7x2, और इसमें सरप्लस वेरिएबल s2 जो है वो माइनस कर दिया, ये मोर देन इक्वल टू 7 हो गया, इक्वल टू 7 में। तो पहले में स्लैक वेरिएबल s1 माइनस कर दिया, सरप्लस वेरिएबल s1 माइनस कर दिया, और दूसरे में सरप्लस वेरिएबल s2 माइनस कर दिया। तो सबसे पहली बात ये ध्यान रखनी है, मोर देन इक्वल टू का था, इसको इक्वेशन में बदलने के लिए हमने लेफ्ट हैंड साइड में, या इसको कह दूं इक्वेशन बनाने के लिए क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें सरप्लस वेरिएबल माइनस कर दिया। तो अब ये हमारी
जो प्रतिबंध था, जो इन इक्वालिटी था, वो इक्वालिटी में चेंज हो गया। अब हम आगे की बात करें तो ये है कि जब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं, जब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाते हैं तो जो प्रोग्राम वेरिएबल हम लिखते हैं उसमें आपको बताया था कि हर एक कंस्ट्रेंट्स में से एक वेरिएबल प्रोग्राम वेरिएबल में आता है, और वो कौन होता है? जो वेरिएबल अपने कंस्ट्रेंट्स में है, सब्जेक्ट टू जो समीकरण है उसमें है, लेकिन दूसरे में नहीं है, और जिसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम आई कि ये जो दो आपके कंस्ट्रेंट्स थे, इसमें ऐसा कोई भी वेरिएबल नहीं है जो कि प्रोग्राम वेरिएबल में आ सके। दोबारा सुन लीजिएगा, प्रोग्राम वेरिएबल में कौन सा वेरिएबल आता है? ऐसा वेरिएबल जो अपने में है और दूसरे प्रतिबंध में, दूसरे कंस्टेंट्स में नहीं है, और जिसका कोफिशिएंट 1 हो। लेकिन यहाँ अब ऐसा वेरिएबल नहीं है, तो हमें अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आर्टिफिशियल वेरिएबल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आर्टिफिशियल वेरिएबल लेना पड़ेगा। तो हम इसको 2x1 ये वाला प्लस x2 माइनस s1, ये तो यही है, और प्लस a1 इक्वल टू 4 कर देते हैं। आर्टिफिशियल वेरिएबल ले लिया, और ये जो दूसरा कंस्टेंट्स है इसको लिखेंगे x1 प्लस 7x2 माइनस s2 प्लस इसमें आर्टिफिशियल वेरिएबल a2 ले लिया और इक्वल टू 7। तो हम ये लिख सकते हैं। अब ऐसा जब हम कर लेंगे तो सिंप्लेक्स टेबल में इसमें a1 प्रोग्राम वेरिएबल में आ जाएगा और इसमें a2 प्रोग्राम वेरिएबल में आ जाएगा, क्योंकि मैंने बताया ना, प्रोग्राम वेरिएबल में ऐसा वेरिएबल आएगा जो अपने में है, जिसका कोफिशिएंट 1 है, और दूसरे कंस्टेंट्स में वो नहीं है। तो ये काम हमारे को करना पड़ेगा। क्या किया? सरप्लस वेरिएबल को माइनस किया और आर्टिफिशियल वेरिएबल को प्लस किया। धीरे धीरे जब तुम समझ जाओगे तो ये स्टेप अलग अलग लेने की भली ज़रूरत नहीं है, और सीधे सरप्लस वेरिएबल को माइनस करना, आर्टिफिशियल वेरिएबल को प्लस करना और सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आना। लेकिन मैं आपको एक एक स्टेप अच्छी तरह समझा देता हूँ ताकि कभी आप भूले नहीं। अब जब हम इसको आगे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तो हमारा जो सवाल था वो क्या था? मिनी z बराबर x1 प्लस
x2, एक बार मैं इतना ही लिख रहा हूं, और यहां सब्जेक्ट 2 में 2x1 प्लस x2 माइनस s1 प्लस a1 इक्वल टू 4। ये वही ऊपर वाली चीज को मैंने दोबारा लिखा है। कहा ना मैंने, जब समझ में आ जाए तो अलग अलग बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब मैं लिख रहा हूं x1 प्लस 7x2 माइनस s2 प्लस a2 इक्वल टू 7। क्लियर है? तो अब आप महत्वपूर्ण बात देखिएगा। आपको बताया था ऑब्जेक्टिव फंक्शन में स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल का कॉफिशिएंट 0 होता है। याद है? स्लैक वेरिएबल या सरप्लस वेरिएबल का कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में 0 होता है। तो ये 0 s1 प्लस 0 s2। अब जब आर्टिफिशियल वेरिएबल को इसमें शामिल करेंगे तो अब ध्यान से सुन लेना, मिनिमाइजेशन की अगर प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन की अगर प्रॉब्लम है तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉफिशिएंट m होगा। तो प्लस क्या होगा? m होगा। तो ma1 और ma2। अब आप बोलेंगे कि ये m क्या है, तो हम कहेंगे ये m एक बहुत बड़ी संख्या है। अब बहुत बड़ी संख्या में तुम कुछ भी समझ लो, 1 करोड़ समझ लो, बहुत बड़ी संख्या हो गई, कुछ भी समझ सकते हो। तो आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लस m होगा। आर्टिफिशियल वेरिएबल का कॉफिशिएंट ऑब्जेक्टिव फंक्शन में प्लस m होगा। और ये अगर मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम होती, कहाँ की होती? मैक्सिमाइजेशन की, तो माइनस m कॉफिशिएंट होता। क्या होता? माइनस m कॉफिशिएंट होता। ठीक है? तो अब आप देखिएगा, यहाँ अपन कंडीशन पूरी करते हैं। x1 x2 s1 s2 a1 a2 मोर देन इक्वल टू 0। तो ये आपका सवाल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में अब आ चुका है। ये आपका सवाल स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका। तो जब आप सवाल समझ जाओगे तो ये स्टेप अलग से, फिर ये स्टेप अलग से करने की जरूरत नहीं है। सीधे आप जो सवाल गिवन है उसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लिख सकते हैं। वो तो समझाने का तरीका था कि भाई कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम सिंप्लेक्स टेबल बनाने शुरू करेंगे। ये हम फर्स्ट सिंप्लेक्स टेबल बना रहे हैं, तो इसका फॉर्मेट आपको मालूम है, ये तो छोटी सी बात है। कंट्रीब्यूशन, प्रोग्राम वेरिएबल, क्वांटिटी। अब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है उसमें वेरिएबल क्या है? x1 है, x2 है, s1 है, s2 है, a1 है और a2 है। ये सब वेरिएबल ऑब्जेक्टिव फंक्शन के हमने लिए। तो अब हमारा जो cj है कंट्रीब्यूशन, वो अब आप देखिए मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये सवाल था, x1 का 1 है, x2 का भी 1 है।
x1 का 1 है, x2 का भी 1 है, और S1 का 0 है, S2 का भी 0 है, तो S1 का 0, S2 का भी 0, और A1 का M है और A2 का भी M है, तो ये M और ये M। समझ में आ गई बात? ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है x1 इसका 1, x2 इसका 1, S1 का 0, S2 का 0, A1 का M, A2 का M। M मैंने बताया एक बहुत बड़ी संख्या से मतलब है, ठीक है। अब प्रोग्राम वेरिएबल में कौन सा आएगा? जो अपने में है दूसरे में नहीं है और जिसका कोफिशिएंट 1 है। तो पहले प्रतिबंध में A1 है जो अपने में है दूसरे में नहीं है, और इसमें A2 है। तो प्रोग्राम वेरिएबल में आपके A1 और A2 आएगा। अब यहां आप देखें A1 का कंट्रीब्यूशन M है और A2 का भी M है। कंट्रीब्यूशन कितना कितना है? M। अब क्वांटिटी देखिए, A1 जिस प्रतिबंध में है उसकी 4 है और A2 जिस प्रतिबंध में उसकी 7 है। तो क्वांटिटी में 4 और 7 आ जाएगा। क्वांटिटी में 4 और 7 आ जाएगा। अब हम एंट्री पूरी करते हैं पहले A1 वाले की। तो x1 में कितना है? 2, x2 में कितना है? 1। तो 2 फिर 1। अब आप देख रहे हैं S1 में क्या है? माइनस है और कुछ नहीं है तो 1 हो गया ना, तो ये -1 है। S2 इसमें है नहीं तो 0 हो गया, और A1 का 1 है और A2 है नहीं, तो कितना हुआ? 2, 1, -1, S2 है नहीं तो 0, फिर A1 का 1 और A2 है नहीं तो 0। अब दूसरे में देखो, x1 का 1 है और x2 का 7 है, तो ये 1 और 7, 1 और 7। S1 है नहीं तो 0, S2 का -1 है। देखो S2 का क्या है? -1, और A1 है नहीं तो 0 और A2 का 1 है। तो ये आपके वैल्यूज मैंने कंप्लीट करवाई। दोबारा देख लीजिए कहाँ से होगी? यहाँ से प्रतिबंध 1 और प्रतिबंध 2, कंस्टेंट 1 और 2, यहाँ से कोफिशिएंट आप उतार लेंगे। अब हम सवाल को आगे हल करेंगे तो ZJ निकालेंगे, ठीक है। अब ZJ देखो कैसे निकालेंगे। इस M को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इस M को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। समझ रहे हो? देखिएगा, M इंटू 2 हो जाएगा और M इंटू 1 हो जाएगा। तो क्या आया? 2M और फिर क्या आया? 1M। इनको जोड़ देंगे
तो ये आपके 3m हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे, m और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, m और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? तो यहां मल्टीप्लाई करने से 1m आया और यहां मल्टीप्लाई करने से 7m आया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 8m हो गया। क्लियर? अब अपन m और -1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का m आएगा, और m को 0 से करेंगे तो 0 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का m आ जाएगा। फिर इसको लेंगे, 0 और m की मल्टीप्लाई 0, -1 और m की ये -m आ जाएगा। फिर m और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1m, और m और 0 को करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो ये 1m आ गया। 1m या m लिखो, एक ही बात है, ये तो तुम्हें मालूम है। फिर 0 को m से 0 और 1 को m से करेंगे तो m आ जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई। m इंटू 2 प्लस m इंटू 1, फिर m इंटू 1 प्लस m इंटू 7, फिर m इंटू -1, m इंटू 0, ये प्लस करने हैं। तो ये cj माइनस zj लेते हैं। zj समझ आ गया। अब cj माइनस zj लेते हैं। अब 1 में से 3m माइनस करना है। देखो cj 1, इसमें से क्या लेस करना है, 3m। तो फिर ऐसे लिखेंगे 1 माइनस 3m, ये लिखेंगे। इधर 1 में से क्या माइनस करना है, 8m, तो 1 माइनस 8m आ जाएगा। इधर 0 में से -m को घटाना है, तो 0 में से -m घटाएंगे तो प्लस का m हो जाएगा। फिर 0 में से -m घटाना है तो प्लस का m हो जाएगा। m में से m घटाना है तो 0 आ जाएगा, और m में से m घटाना है तो 0 आ जाएगा। क्या किया, 1 माइनस 3m, 1 माइनस 8m, 0 माइनस m, 0 माइनस m, m माइनस m, m माइनस m। तो ये cj माइनस zj आ गया। इसको मैंने बताया था NER, नेट इवैल्यूएशन रो बोलते हैं। अब आप लोगों को मैंने बताया था कि की कॉलम लेंगे। किसका सिलेक्शन करेंगे, की कॉलम का। तो ये कौन सी प्रॉब्लम है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। कौन सी है, मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। और मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में आज मैंने सवाल शुरू करते बताया था की कॉलम कौन सा होगा, जिसका cj माइनस zj माइनस में ज़्यादा है, बड़ा है। तो यहाँ 1 माइनस क्या है, 3m, और यहाँ क्या है 1 माइनस 8m, तो ये बड़ा है ना। अब जैसे मैंने कहा था m 1 करोड़ मान लो, तो यहाँ 1 में से क्या घटाना है, 3m। 3 करोड़, यहाँ 1 में से क्या घटाना है, वो 8m, 8 करोड़। तो ये नेगेटिव में ज़्यादा आ गई। तो ये आपके की कॉलम हो गया, ये की कॉलम हो गया। समझ आ गया, नेगेटिव में बढ़ा। अब रेशो निकालेंगे। रेशो के लिए वही तरीका, क्वांटिटी में की कॉलम का भाग लगाएंगे। तो 4/1 क्या करेंगे, 4/1, 4 आएगा। क्वांटिटी में की कॉलम का भाग लगाएंगे तो 7/7, ये 1 आएगा। क्लियर। क्वांटिटी अपॉन की कॉलम की फिगर, तो 4/1। क्वांटिटी
अपॉन की कॉलम की फिगर, तो 7/7 1 आ गया। और अब आपको बताया हुआ है कि रो कौन सी लेंगे, जिसका रेशो पॉजिटिव में छोटा है। ये 1 छोटा है तो ये आपके A2, ये हो गई आपके की रो। इधर भी लिख देता हूं, क्या है ये, की रो। और जो वैल्यू, जो फिगर की कॉलम में भी है और की रो में भी है, वो की फिगर कहलाएगी। तो ये देखो, ये आपके की कॉलम है और ये की रो भी है, तो ये जो 7 जो है वो की फिगर हो जाएगा। ये जो 7 जो है, ये क्या हो जाएगा, की फिगर हो जाएगा। ये की कॉलम में भी है और की रो में भी है, तो ये की फिगर हो जाएगा। अब आपको बताया हुआ है कि जब हम अगली सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे तो की कॉलम तो होता है इनकमिंग वेरिएबल। कौन होता है, इनकमिंग वेरिएबल। और की रो होती है आउटगोइंग वेरिएबल। तो नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में x2 प्रोग्राम वेरिएबल में आ जाएगा और आउट कौन हो जाएगा, A2। तो A2 आउट हो जाएगा और उसकी जगह कौन आ जाएगा, x2 आ जाएगा। तो अब मैं सेकंड सिंप्लेक्स टेबल बना रहा हूं। ये देखिएगा, फॉर्मेट मैंने आपके बना दिया है। अब इसकी फिगर भरते हैं। तो प्रोग्राम वेरिएबल में आपके पिछली टेबल में कौन था, A1 A2। इस बार A2 आउट हो जाएगा और इसकी जगह कौन आएगा, x2। की कॉलम आएगा, की रो जाएगा, तो A2 जाएगा और उसकी जगह x2 आएगा। तो ये प्रोग्राम वेरिएबल में A1 और x2 लिख देता हूं। क्या लिख देता हूं, A1 और x2। अब उससे पहले CJ आपको लिख देता हूं। ये तो वही रहेगा, कितना था इसका कोफिशिएंट 1, इसका भी क्या था 1, इसका क्या था 0, इसका क्या था 0, इसका क्या था m और इसका भी क्या था m। ये तो सेम रहेगा हर सिंप्लेक्स टेबल में, ठीक है। वही था 1 1 0 0 mm। अब यहां आप समझ गए आउट कौन हुआ, A2 और उसकी जगह आया कौन, x2। अब A1 का कोफिशिएंट m है तो इसका कंट्रीब्यूशन m हो गया और x2 का 1 है। देखो x2 का 1 है तो x2 का 1 आ गया और A1 का m है। अब आगे प्रोसेस वही है, क्या, पहले जो इनकमिंग वेरिएबल है उसकी एंट्रीज पूरी होगी। पहले इनकमिंग वेरिएबल की एंट्रीज पूरी होगी। तो ये आप अपनी पुरानी टेबल देखना, सिंप्लेक्स टेबल, ये A2 आउट हो रहा है तो इसको देखना ध्यान से। इसको एंट्री कैसे होगी, की फिगर से सभी को डिवाइड करेंगे बारी बारी से। की फिगर से सभी को डिवाइड करेंगे। तो पहले 7 को 7 से डिवाइड करें तो 1 आएगा, फिर 1 को 7 से करें तो 1/7 आएगा। तो पहले 7 को 7 से डिवाइड किया तो 1 आया, फिर 1 को किया तो 1/7 आया। फिर आगे देखो, आपके सामने कॉपी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
7 को 7 से 1 आया, 1 को 7 से किया तो 1/7 आया। अब 7 को 7 से करेंगे तो 1 आएगा और 0 को करेंगे तो 0 आएगा। तो ये 1 और ये 0। उसके बाद में किसको करोगे, -1 को, तो क्या आएगा, -1/7। उसके बाद में किसको करोगे, 0 को, तो 0/7। और फिर आप करेंगे किसको, 1 को, तो 1/7। अब देख लीजिए, 7/7, 1/7, 7/7, 0/7, -1/7, 0/7 और 1/7। तो ये वैल्यूज आपके मैंने लिख दी, x2 की आ गई। और अब हम A1 की फिगर मालूम करेंगे। किसकी, A1 की। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या बताया था, ओल्ड फिगर। तो A1 की ओल्ड फिगर 4 2 1, 4 2 1, ठीक है, 4 2 1। फिर क्या है, -1, फिर 0, -1, फिर 0, फिर 1 और 0, फिर 1 और 0, ठीक है। 4 2 1 -1 0 1 और 0, ये लिख दिया ओल्ड फिगर। फिर आपको मालूम है माइनस करना है। अब ब्रैकेट में क्या लाना है, इसके की कॉलम की फिगर, इसके की कॉलम की फिगर ये आप देख रहे हैं। A1 के की कॉलम की फिगर क्या है, 1 है। बोलो है, तो 1 है, तो ये तो सब में 1 1 1 1 1 1 इनटू इनकमिंग वेरिएबल की न्यू फिगर, इनटू क्या है, इनकमिंग वेरिएबल की न्यू फिगर। तो इनकमिंग वेरिएबल की न्यू फिगर 1 है, 1/7 है, फिर 1 है, 0 है, -1/7 है, फिर 0/7 है तो 0 ही लिख देंगे, और 1/7 है, या मैंने 0/7 लिख दिया तो 0 ही लिख दो है। तो ये आपके वैल्यू मैंने पुट करी। ओल्ड फिगर माइनस अंडर ब्रैकेट क्या, इसके की कॉलम की फिगर और इनटू जो इनकमिंग वेरिएबल है उसकी न्यू फिगर। ये आपके मैंने लिख दिया। अब अपन इसको हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो 1 आया, 4 में से माइनस करेंगे तो ये 3 आ गया। अब यहाँ देखो 1/7 आया, इसको 2 में से लेस करेंगे तो मैं लेस करके बता देता हूँ, 2 - 1/7, ठीक है। तो 7 एलसीएम आएगा, तो 14 - 1 तो 13/7 आएगा, 13/7।
इसको हल करेंगे तो 1 आया, 1 में से 1 करेंगे तो 0 आ गया। इसको हल करेंगे तो 0 आया, और ये माइनस का 1 है तो ये माइनस का 1 रह गया। इसको हल करेंगे तो ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, तो प्लस हो गया, और ये कितना हो गया 1/7 हो गया। और इसको हल किया तो 0 आया, 1 में से माइनस किया तो 1 आया, और इसको हल किया तो माइनस का 1/7 आया। तो कितना आया 3, फिर 13/7, फिर 0, फिर माइनस का 1, फिर 1/7, फिर 1, और फिर माइनस का 1/7। ये आपके इसको सॉल्व करने से आ गया, ये तो आप समझ ही गए। अब हमारे को ZJ निकालना है। क्या निकालना है? ZJ निकालना है। तो अब ये ZJ तुम्हारे कैसे निकलेगा, तो इसको मेरे को लिख के बताना पड़ेगा तुम्हारे को। तो यहाँ देखते जाना आप। क्या बताया था, इस m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 13/7 को, और इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 से। तो क्या आ रहा है देखो, जब m को मल्टीप्लाई करेंगे तो 13/7m आया, और इसको मल्टीप्लाई किया तो 1/7 आया, और इनको अपने को जोड़ना होता है। क्या जोड़ना होता है? m इंटू 13/7 और 1 इंटू 1/7, इसको जोड़ना है तो 13/7m प्लस 1/7 आया। तो ये आपके आया 13m/7 प्लस 1/7। क्लियर? इसको इससे मल्टीप्लाई किया 13/7, इसको इससे किया 1/7, तो ये आपके आ गया। अब इसको देखिएगा, 0 को m से करेंगे और 1 को 1 से करेंगे, तो यहाँ तो आपके 1 आ गया। m को 0 से, 1 को 1 से, तो 1 आ गया। अब m को -1 से, तो -m आया, और इधर 0 हो ही गया, तो जोड़ेंगे तो -m हो गया। अब इधर देखो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/7 तो m आया, और इसको करेंगे तो आपके -1/7 आया। कैसे? m को 1/7 से, तो 1/7m, और 1 को -1/7 से, तो ये क्या आया माइनस का 1m/7 और -1/7। अब इसको करेंगे तो m आया, इसको करेंगे तो 0 आया, दोनों को जोड़ेंगे तो m आ गया। m को 1 से किया m, और 1 को 0 से गुणा किया 0, तो जोड़ा तो ये आ गया। अब एक चीज आपको बता दूं, आपका काम आसान हो जाएगा, कि कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल जो आउटगोइंग में चला गया, सुन लेना, धीरे धीरे बता रहा हूँ सारी बातें, एक एक स्टेप वाइज। कोई आर्टिफिशियल वेरिएबल आउटगोइंग वेरिएबल हो गया, तो उसको
अगली सिंप्लेक्स टेबल में उतारने की जरूरत नहीं है। ये मैंने उतारा है समझाने के लिए, लेकिन अब क्या समझा रहा हूं, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल आउटगोइंग वेरिएबल में चला गया उसको उतारने की जरूरत नहीं है, तो इसको उतारने की जरूरत हमारे को नहीं थी, तो मत उतारो, तो ये कैलकुलेशन बच जाएगा। समझ आ गई बात? तो क्यों करें अपन, जब अपने को मालूम है कि आउटगोइंग वेरिएबल में कौन आया, आर्टिफिशियल वेरिएबल, तो उसको हटा दो, लिखने की जरूरत नहीं है। जब यहाँ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे भी तुम्हारे को हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब अपन लेते हैं Cj माइनस Zj। अब देख लेना Cj कितना है 1 और Zj ये रहा। अब इसको घटाना है, तो यहाँ घटाते समय बच्चे गलती कर जाते हैं, तो ध्यान रखना कैसे घटाना है। 1 माइनस, ये देखो 1 क्या था Cj, और Zj को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। ब्रैकेट में लिखना जरूरी नहीं तो गलत हो जाएगा। 13m अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 7, 13m अपॉन 7 प्लस 1 अपॉन 7। तो अब मैं एलसीएम लूंगा 7, देखना, तो यहाँ क्या आएगा 7 माइनस यहाँ क्या आएगा 13m और प्लस, लेकिन यहाँ बाहर क्या है माइनस, इसीलिए मैंने लगाया था, गलती हो जाती है। यहाँ तो प्लस है लेकिन बाहर क्या है माइनस, तो माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 1 आएगा। तो ये 7 प्लस का 1 माइनस का, तो 6 हो गया, और 13m माइनस का हो गया। तो यहाँ हल करने से क्या आया, माइनस का 6 और माइनस का 13m अपॉन 7, 7 माइनस 1 तो 6 बच गया, सॉरी 6 प्लस का बच गया, और माइनस 13m अपॉन 7। क्लियर? ऐसे आप ब्रैकेट में लिखना, नहीं तो यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं। ये माइनस है तो ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। अब 6 प्लस का बच गया और 13m माइनस का बच गया अपॉन 7। अब यहाँ लेवे Cj माइनस Zj, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। अब 0 में से माइनस m घटाएंगे तो प्लस का m आ जाएगा। अब 0 में से ये माइनस के घटाएंगे, तो फिर मैंने क्या बताया था, जैसे 0 लिखेंगे ना, ये 0 लिख दिया फिर भी मैंने एक बार, ये माइनस 1m है, 1 लिखो चाहे मत लिखो, फिर माइनस 1 अपॉन 7 है, तो ये तो 0 है, इसका तो रोल ही खत्म हो गया। लेकिन ये क्या है, माइनस है बाहर, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये m अपॉन 7 हो गया, और ये भी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 1 अपॉन 7 हो गया। यानी ये माइनस वाली क्या बन गई, प्लस बन गई जब 0 में से घटाया तो। अब यहाँ m में से m घटाएंगे तो 0 आ गया। तो 1 में से इसको सब्सट्रैक्ट करा, 1 में से 1 को करा तो 0 आ ही गया, 0 में से माइनस m को किया तो प्लस m आ गया, फिर 0 में से इसको सब्सट्रैक्ट किया तो निशान बदल गए, माइनस की जगह प्लस हो गए। अब हमारे फिर बात आ गई कि कॉलम को लेना। किसको लेना, की कॉलम को। तो मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में हम किसको लेते हैं, जो नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो नेगेटिव में तो यही है माइनस का 13m, ये बड़ा है माइनस का 13m, तो ये तुम्हारे की कॉलम हो गया। अब रेशो निकालेंगे। रेशो निकालने के लिए क्या बताया, क्वांटिटी में की कॉलम की संख्या का भाग लगाएंगे। क्वांटिटी में
की कॉलम की संख्या का भाग लगाएंगे तो 3 में 13/7 का भाग लगाएंगे तो 7 ऊपर आ जाएगा, तो ये 21/13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 21/13। और 1 में 1/7 का भाग लगाएंगे तो 7/1 हो जाएगा, तो ये 7 आ जाएगा। तो एक तो 21/13 आ गया और एक 7 आ गया। क्लियर? क्वांटिटी में की कॉलम की संख्या का भाग लगाएंगे। 3/13/7 और 1/1/7, तो ये आया। और ये छोटा है। रेशो में क्या देखते हैं? जिसका रेशो पॉजिटिव में छोटा है, जिसका रेशो पॉजिटिव में छोटा है, वो आपके की रो होती है। क्या होती है? की रो। और ऐसी फिगर जो की कॉलम में भी है और की रो में भी है, वो की फिगर कहलाती है। तो इस बार ये मैं आपके डार्क कर रहा हूँ, 13/7 ये की कॉलम में भी है और की रो में भी है, तो ये तुम्हारे की फिगर हो जाएगी 13/7। ये आपके सेकंड सिंप्लेक्स टेबल हुई। और मैंने बताया मिनिमाइजेशन के केस में ऑप्टिमल सॉल्यूशन कब आएगा? जब ये Cj माइनस Zj सारे पॉजिटिव में आ जावे या 0 आ जावे। मैक्स में तो क्या होता है? ये सारे नेगेटिव या 0 आए, और मिनिमाइजेशन में ये सारे पॉजिटिव आ जाए या 0 आ जाए। तो अभी अपना हल फाइनली हुआ नहीं है, अब अपन थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बनाएंगे। तो आपके सामने थर्ड सिंप्लेक्स टेबल बना रहे हैं। तो पहला कॉलम तो कंट्रीब्यूशन का हो गया, प्रोग्राम वेरिएबल, क्वांटिटी, और जो प्राइमल इक्वेशन में वेरिएबल है कौन? x1, x2, फिर s1, s2, a1, a2 और रेशो। लेकिन अभी मैंने तुम्हारे को क्या बताया था? जो आर्टिफिशियल वेरिएबल आउट हो चुका, उसके कॉलम को बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको अब क्यों बनाएं? नहीं बनाएंगे, फालतू कैलकुलेशन होगा। और अब तो a1 भी आउट हो गया, तो a1 भी नहीं बनाएंगे, बनाने की जरूरत ही नहीं है। जो आर्टिफिशियल वेरिएबल आउटगोइंग वेरिएबल में चला गया, उसको नेक्स्ट सिंप्लेक्स टेबल में लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पहले ही जा चुका था और ये भी जा चुका था, इस बार मैं कॉलम ही नहीं बनवा रहा हूँ। आप समझ रहे हैं ना? तो अब प्रोग्राम वेरिएबल में कौन होगा? तो आया कौन? देख लो, इस बार x1 इनकमिंग वेरिएबल है। जो की कॉलम होता है वो इनकमिंग, और की रो होता है वो आउटगोइंग। तो की रो में कौन था? a1, तो a1 गया, उसकी जगह कौन आया? x1 आया। तो प्रोग्राम वेरिएबल में x1 हो गया, और पहले से कौन था? x2। देखो एक बार, ये a1 गया, इसकी जगह कौन आया? x1। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? x1 और x2। ये x1 और x2, इसका कंट्रीब्यूशन मैं लिख देता हूं Cj। कितना था? 1, इसका भी 1, s1 s2 के क्या थे? 0। अब आपको बताया पहले किसकी एंट्री पूरी होगी, लेकिन पहले कंट्रीब्यूशन लिख लेते हैं। x1 का 1 है
और x2 का भी 1 है। कंट्रीब्यूशन कितना कितना है? 1 1 है। x1 का भी 1 है और x2 का भी 1 है। ठीक है, अब अपन एंट्री पूरी करें। किसकी करेंगे? पहले इनकमिंग वेरिएबल की। यहाँ इनकमिंग वेरिएबल कौन था? x1 था। देखो फिर आपके सामने रख रहा हूँ, कौन था? x1। किसकी जगह आ रहा है? a1 की जगह। तो पहले इसकी जगह क्या लिखा? x1। तो इसकी एंट्री होगी पूरी। कैसे होगी? कि फिगर से डिवाइड करेंगे सबको, की फिगर से डिवाइड करेंगे। तो पहले 3 को इस से डिवाइड करते हैं। कितने से? 13/7। तो अभी आपको बताया था 7 ऊपर चला जाएगा तो 21/13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 21/13। अब इसको डिवाइड करेंगे खुद को ही तो 1 आ जाएगा। फिर 0 को डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा। अब किसको कर रहे हैं? -1 को, तो उलट के ऊपर 7 हो जाएगा तो 7/13। लेकिन माइनस का है इसलिए निशान माइनस का आ जाएगा। और अब 1/7 को कर रहे हैं तो ऊपर 7 चला जाएगा, नीचे 13 आ जाएगा। 7 से 7 कट जाएगा तो 1/13 रह जाएगा। कितना रह जाएगा? 1/13। तो ये आपके जो x1 है इनकमिंग वेरिएबल, इसकी एंट्रीज पूरी हो गई। ये मैंने बता दिया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब अपन x2 की एंट्री पूरी करेंगे। इसके लिए क्या बताया था? पहले सारी ओल्ड फिगर लिख लो। तो x2 की ओल्ड फिगर में क्या लिखूं? 1 1/7, 1/7। फिर आपके 1, फिर 0, 1 और 0, फिर माइनस x2 की कर रहे हैं ना, तो 1 1/7, फिर 1, फिर 0, फिर -1/7, -1/7। ये मैंने x2 की क्या लिख दी? ओल्ड फिगर 1 1/7, 1 0 -1/7। अब अंडर ब्रैकेट क्या लिखना है? इसके की कॉलम की संख्या, इसके की कॉलम की संख्या 1/7 है। इसके की कॉलम की संख्या 1/7 है। इनटू इनकमिंग वेरिएबल की न्यू फिगर। इनकमिंग वेरिएबल की न्यू फिगर ये रही 21/13, 1 0 -7/13 और 1/13। अब इनको हमें हल करना है तो लिख के कर लेना, गलती नहीं करना। ये क्या है? 1 माइनस। अब इसको इससे काटा तो ऊपर 3 आया तो 3/13 रह गया। तो 13 एलसीएम आ गया तो 13 - 3 तो ये 10/13 रहा। इसको हल करेंगे 1/7, ये माइनस का और ये प्लस का, 0 बच गया। इसको हल करेंगे तो 0, 1 में से माइनस करेंगे तो 1,
इसको हल किया तो 7 से 7 कट गया, 1/13 आया, लेकिन ये भी माइनस तो प्लस हो गया, तो ये 1/13 आ गया। और यहाँ फिर देखो माइनस का 1/7 है और ये भी माइनस है, तो 1/91 हो गया ना, 1/91। अब 91 एलसीएम ले लिया तो आपके यहाँ माइनस का 13 आ गया और यहाँ माइनस का 1 आ गया, तो आपके ये हो जाएगा माइनस के 14/91, माइनस के 14/91। ये संख्या दोबारा चेक कर लो, x2 की ओल्ड फिगर -1/7 थी और ये भी माइनस है, तो 91 आपके एलसीएम आ गया। अभी इसको घटाना था -1/7, तो देखिए कैलकुलेशन में ये 7 से कटे तो 2/13, माइनस का 2/13 आ गया। अब अपन ये संख्याएं उतारें तो 10/13, 0, 1, 1/13 और माइनस का 2/13, ये मैंने वैल्यू x2 की आपके ऊपर उतार दी है। अब हमें ZJ लेना होगा। अब ZJ कैसे लेंगे, ये 1 × 1 प्लस 1 × 0, तो ये 1 आया, 1 × 0 प्लस 1 × 1 तो 1 आया। आप समझ रहे ना, इस कंट्रीब्यूशन को 1 से मल्टीप्लाई किया और इस कंट्रीब्यूशन को 0 से मल्टीप्लाई किया और जोड़ा, फिर 1 × 0 किया प्लस 1 × 1 किया। अब आप देखो क्या करेंगे, 1 को ये 7/13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का आएगा और इसको करेंगे तो प्लस का 1/13 आएगा। 13 एलसीएम हो गया, तो माइनस का 7 प्लस का 1 तो माइनस के 6/13 आ जाएगा, माइनस का 6/13 आ जाएगा। और उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/13 आ गया और ये माइनस के 2/13 आ गया। कैसे, देखिए 1 × 1/13 और प्लस 1 × -2/13, तो ये हल करेंगे तो माइनस का 1/13 आ गया। ये आपके आया ZJ। अब CJ माइनस ZJ लेंगे तो CJ कितना है 1 और ZJ 1, तो ये 0 आ गया, ये 1 -1 0 आ गया, ये 0 में से घटाएंगे तो प्लस का बन जाएगा और ये भी 0 में से घटाएंगे तो आपके प्लस का बन जाएगा। 0 में से -6/3 घटाएंगे तो प्लस का 6/3 आ जाएगा, 0 में से -1/13 घटाएंगे तो प्लस का 1/13 आ जाएगा। ये आपके NER भी बोलते हैं, मैंने बताया था। इस बार आप देख रहे हैं कि ये जो भी वैल्यू आई NER वो 0 या पॉजिटिव आ गई। क्या आ गई, 0 या पॉजिटिव आ गई। तो अब अपना ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। मिनिमाइजेशन में जब सारी CJ माइनस ZJ पॉजिटिव या 0 में आ जाएगी तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हमारा x1 का वैल्यू ये आया और x2 का वैल्यू ये आया। x1
21/13 आया और x2 10/13 आया। ये हमारा फाइनल x1 और x2 की वैल्यू हुई। अब हमारे को हल क्या करना था, मिनी जेड, ये क्या था x1 प्लस x2 इतना ही था, तो x1 की जगह अपन 21/13 लिखेंगे और x2 की जगह 10/13 लिखेंगे, तो नीचे तो 13 बराबर है ही, तो ये 31/13, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 31/13। सवाल लंबा होता है, मैंने बताया लीनियर प्रोग्रामिंग का, और जहाँ आर्टिफिशियल वेरिएबल आ जाते हैं वहाँ कैलकुलेशन थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल वेरिएबल में जो कोफिशिएंट आते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन में वो m हो जाता है। m एक बहुत बड़ी संख्या को हमने नाम दिया, तो बाद में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बट आप रिस्क नहीं लेना, लिख के रफ पेपर में आराम से हल करना। समय की मैंने बताया कोई दिक्कत है ही नहीं, जो समय दूसरे चैप्टर में बचे वो इधर कंज्यूम कर लेना, लेकिन रखनी पूरी सावधानी है आपको। तो ये आपके मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम मैंने बताई कि किस प्रकार से सिंप्लेक्स मेथड से अपन हल करते हैं। समय समय पर और तुम्हारे को इस चैप्टर के बारे में जानकारी देता रहूँगा। मेन बात, स्टैंडर्ड फॉर्म में सवाल आने के बाद में सारे सवाल करने का तरीका सेम हो जाएगा। जब सवाल को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आएंगे तो उसके बाद में सवाल करने का तरीका सबका सेम हो जाएगा, कैलकुलेशन आती जाएगी। अभी जैसे मैंने बताया 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, अब 3 कंस्ट्रेंट्स दे देवे, तो अब आप सोचो खुद कितना समय और लगेगा आपको। हो सकता है कि फिर आपके सिंप्लेक्स टेबल और बने और वो जो इनकमिंग वेरिएबल और ओल्ड जो वेरिएबल है उनकी वैल्यू निकालेंगे। अभी तो आपको क्या करना पड़ा इसमें, जैसे एक तो इनकमिंग की निकालनी पड़ी और एक खाली x1 की निकालनी पड़ी। अगर यहाँ 3 प्रतिबंध होते तो आपको 2 की जगह 3 की निकालनी पड़ती, तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट सावधानी से करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।